स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक करीब 71% मतदान हुआ। आगरमालवा में सबसे ज्यादा 82% मतदान दर्ज किया गया। अलीराजपुर की बात की जाए तो 56.24% यहां पर मतदान हुआ। अनूपपुर में 74.85% मतदान। अशोकनगर की बात की जाए 69.13% मतदान हुआ। बालाघाट में 79.78% मतदान हुआ। बड़वानी की बात करते हैं 70.36% यहां पर मतदान दर्ज हुआ। बैतूल में 73.96% मतदान हुआ। भिंड की बात की जाए तो भिंड में 58.41% मतदान दर्ज किया गया। भोपाल में 59.19% मतदान हुआ। छतरपुर की बात की जाए 66.37% मतदान हुआ। छिंदवाड़ा बेहद ही वीआईपी सीट 78.85% यहां पर मतदान हुआ। इसके अलावा देखिए दमोह की बात करते हैं। दमोह में 73.83% मतदान हुआ है। दतिया में 69.66% मतदान हुआ। देवास में 76.42% मतदान दर्ज किया गया। धार की बात की जाए धार में 72.35% मतदान हुआ। डिंडौरी में 78.31% मतदान हुआ। गुना की बात की जाए 74.98% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। ग्वालियर में 61.64% मतदान हुआ। हरदा की बात करते हैं हरदा में 74.20% मतदान हुआ। इंदौर में 64.95% मतदान हुआ। जबलपुर की बात की जाए जबलपुर में 66.24% मतदान हुआ। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण सीट। और देखिए 5 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। इंदौर 1 से 62.30% मतदान हुआ। इंदौर 1 बेहद ही वीआईपी सीट जहां से कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इंदौर 3 की बात की जाए 63.56% यहां पर मतदान हुआ। ये 5 बजे तक के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राव विधानसभा सीट जीतू पटवारी यहां से चुनावी मैदान में 5 बजे तक 64.39% यहां पर मतदान हुआ है। इसके अलावा रहली सीट की बात की जाए 76.17% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम वो महत्वपूर्ण सीटें। खुरई सीट की बात की जाए 5 बजे तक 75.70 यहां पर मतदान प्रतिशत देखने को मिला। पारसवाड़ा सीट की बात की जाए 81.56% यहां पर मतदान हुआ। बढ़ चढ़कर यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोटर्स नजर आए। श्योपुर सीट की बात की जाए 69.62% यहां पर माफ कीजिएगा 79.62% यहां पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े। दिमनी सीट बेहद ही वीआईपी सीट 64.22% यहां पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े। ये वही दिमनी सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में। यहां पर तोमर वर्सेस तोमर था। रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से प्रत्याशी थे। वहीं बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारा था। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण सीटें जहां पर जो वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक के क्या कुछ थे वो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताए। बीजेपी के कई दिग्गजों ने भी वोट डाला। तमाम तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई। ये 6 तस्वीरें माफ कीजिएगा 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहली तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के प्रत्याशी देखिए कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी पत्नी के साथ इंदौर 1 सीट से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। अपनी पत्नी के साथ यहां पर वोट करने पहुंचे जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे थे। इसके अलावा महापौर जो कि पुष्यमित्र भार्गव ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। प्रहलाद पटेल की बात करते हैं। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री इन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा देखिए कांग्रेस के भी कई दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है। वो भी आपको तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। कमलनाथ छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपना वोट डाला। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीतू पटवारी राव
राव विधानसभा सीट से ये कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा सतीश सिकरवार जो कि ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। दिग्विजय सिंह ने भी यहां पर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी राघवगढ़ में पहुंचे, यहां पर वोट कास्ट करने पहुंचे। सज्जन सिंह वर्मा भी वोट कास्ट करने पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी, अब देखिए संजय शुक्ला जो कि इंदौर 1 से, जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय इनके सामने। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण चेहरे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये लोग गए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही लोगों से भी तमाम नेताओं ने अपील की कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही भोपाल से नीलम जुड़ी हुई हैं, वहीं ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी विनोद का। विनोद, ग्वालियर चंबल इलाके में अभी किस तरीके की स्थिति, चूंकि वोटिंग परसेंटेज अब सामने है, किस तरीके से इस वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय जो वोट प्रतिशत का अंतर था केवल 2% का था, और यही एक वजह रही कि सरकार को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली, बॉर्डर पे आकर बनी थी। ये पूरे मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन 98 से 2003 में जब सरकार चेंज हुई थी, दिग्विजय सिंह सरकार के बाद उमा भारती जब सरकार एक बड़ा चेहरा बन के आई थी, तो 7% का अंतर था 2003 और 98 में। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कम से कम 5% ज्यादा मतदान अगर हुआ तो कुछ बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जो मतदान हुआ 2018 में वो 74 था, और इस बार हम देख रहे हैं कि कई सीटों पर 79, 80, 77, 67, 77, 76 यानी 76, 75, 77, 80 तक मतदान का प्रतिशत हुआ है। तो इसके मायने क्या होंगे, इसके लिए हमें 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। लेकिन जब भी 5% से ज्यादा अगर मतदान कहीं होता है तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ऐसे पुराने आंकड़े बता रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां 54% मतदान हुआ। दूसरी ओर उन्हीं का अपना लोकसभा क्षेत्र आप मुरैना और श्योपुर, जहां से वो सांसद हैं, तो श्योपुर और विजयपुर में 80% मतदान हुआ है। तो इसके मायने क्या निकाले जाए, चूंकि एक आदिवासी क्षेत्र श्योपुर जिला, विजयपुर उससे लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मुरैना, कहीं ना कहीं देखिए जहां वोट का प्रतिशत कम रहा वहां छुटपुट घटनाएं जो देखने को मिली, उसकी वजह से शायद उस इलाके में लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं जो मेरे साथ इस समय, आप आइए, दोनों आ जाइए। क्या लग रहा है आपको, ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर क्या रहने वाली है? ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जनता 2018 में मतदान किया था और मतदान से जो सरकार बनाई थी, उस सरकार को छल कपट से चुराई गई सरकार हो गई। तो जनता का आक्रोश था, उसने अपना आकर के वोट बैंक किया है, और जनता ने ये साबित किया है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, और बड़े से बड़े नेताओं को शायद इस बार धराशायी होना पड़े, बड़े से बड़ा उलटफेर और वापस से बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से यही सब समीकरण बन रहे हैं चारों तरफ से। देखिए, अब समीकरण क्या बन रहे हैं ये जनता ने फैसला तो कर दिया है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां वोट परसेंट बढ़ना चाहिए था लेकिन वहां नहीं हो पाया। तमाम कोशिश की थी चुनाव आयोग ने, तमाम समाज सेवियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, खुद मीडिया ने, खुद हमारे जैसे पत्रकारों ने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा शहर से ज्यादा मतदान देखने को मिला। ग्वालियर ग्रामीण में ही 70% मतदान हो गया। वाकई में अपने आप में सबसे ज्यादा मतदान ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर देखने को मिला। तो वहीं सबसे कम ग्वालियर पूर्व में अभी, अब ये 5:30 बजे के जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, आने वाले आधा घंटे की क्या तस्वीर रही इसके आंकड़े अभी सामने नहीं आ पाए हैं। जब ये सारे आंकड़े जुट जाएंगे तो कुछ थोड़ा और बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1-2% वोट में बढ़ोतरी और हो जाए। कहीं ना कहीं देखिए, बड़े नेताओं
को चुनाव मैदान में उतरने के बाद जनता का मूड क्या बना क्या नहीं बना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, कमलनाथ आए, प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, न जाने कितने नेताओं ने धमाचौकड़ी मचाई इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कि किसी भी तरह से अपनी खोई हुई सीटों को हासिल किया जाए और जो सीटें 2018 में मिली उनको बनाए रखा जाए। यह कांग्रेस के लिए चुनौती थी। जनता ने क्या फैसला किया है इसका आकलन रात भर चलेगा, रात भर मंथन चलेगा। जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, वो बताएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, एक जो प्रतिशत की उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह से मतदान बढ़े तो आगे क्या होगा, वाकई में कई सीटों पर मतदान बढ़ा है, वाकई में कई सीटों। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, और जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधे घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज की तस्वीर है वो लगभग साफ हो जाएगी और उसके बाद आकलन किया जाएगा कि आखिर जिन जिन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वहां पर इस वोटिंग प्रतिशत के मायने क्या कुछ है, क्या बदलाव की जो लहर है जो वहां की जनता भी कहती हुई नजर आ रही है, क्या वो देखने को मिलेगा। सऊद भी लगातार जुड़े हुए हैं। सऊद, बुधनी पर आप सुबह से मौजूद थे। बुधनी सीट पर जैसा कि आपसे पहले भी बातचीत हो रही थी, आपने कहा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वोटिंग प्रतिशत अच्छी खासी देखने को मिली। इसे किस तरीके से देखा जाए और क्या रुख जनता का अब रहने वाला है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अब थोड़ी देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और उसके बाद आकलन भी किया जाएगा। जी हाँ, आकलन होना शुरू भी हो गया है और अभी तो 6 बजे की फाइनल तस्वीर आनी बाकी है। लेकिन देखिए, बुधनी की जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किस्मत का और मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की किस्मत का फैसला अब कर लिया है। सभी जो मत हैं वो ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 3 तारीख को फैसला होगा, लेकिन फिलहाल ये जो वक्त होगा ना, ये अभी से लेकर के 3 तारीख वो बहुत ज्यादा परेशानी भरा, बहुत ज्यादा पशुपेश वाला और जो है सांसें चढ़ाने वाला वक्त रहेगा, क्योंकि ये वक्त जो है कटेगा नहीं प्रत्याशियों के लिए और पार्टियों के लिए। लेकिन अगर हम बुधनी की बात करें तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, अगर मैं परसेंटेज की बात कर लूं तो देखिए 5 बजे तक सीहोर जिले में ही सीट आती है बुधनी की और पूरे सीहोर जिलों में 71.57% मतदान हुआ। और अगर हम सिर्फ बुधनी की बात कर लें तो 71.28% मतदान हुआ था। लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 75% के पार रहेगा। पिछली बार 2018 में 82% गया था। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत अलग है। वो 17 सालों से यहां से विधायक चुने जा रहे हैं लगातार, लेकिन पहली बार है जब उनके चेहरे पर यहां पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा गया है और बहुत सी परिस्थितियां इस बार अलग हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर बुधनी की जनता ने क्या मन बनाया है। हालांकि यहां पर एज उनको जरूर नजर आती है, वो यहां से अपनी जीत के प्रति तो आश्वस्त नजर आते हैं, लेकिन जब बात आती है मध्य प्रदेश के रण की, जब बात आती है दोनों पार्टियों खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच की, तो कहीं ना कहीं पेशानी पे हर की लकीरें जरूर दिखाई देती हैं। थोड़ी बहुत चिंता भी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। हालांकि जो लाडली बहना योजना है और लाडली बहनों को लेकर के जो उनका रुख रहा, बातचीत रही, लगातार उसको कहीं ना कहीं कैश कराने की कोशिश, उस पर बातचीत करने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर आई। वो गेम चेंजर एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। और ये जान के रखिए कि अगर मध्य प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है और उन्हें उतना मत प्रतिशत मिलता है कि वो सरकार बना ले, तो उसमें महिला वोटरों का ही सबसे बड़ा योगदान इस बार देखने को मिल सकता है। और ये भी समझ लीजिए कि उस महिला वोटरों में लाडली बहनों ने ही, अगर इस तरह का मतदान हुआ तो लाडली बहनों का ही योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। इस बात को मुख्यमंत्री कहते हैं और देखिए राजनीतिक मजबूरी होती है। वो आज ये जब बात होती है लाडली बहनों की तो वो कहते हैं कि ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन लाडली बहनों का जिक्र कांग्रेस ने जैसे ही 1500 रुपए महीना देने का वचन किया और उसके बाद देखिए लाडली बहनों का जिक्र उसके बाद 1000 रुपया देते हुए 1250 रुपए किया गया। और कोई ऐसी 165 से ज्यादा सभाएं अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। कोई ऐसी सभा नहीं जहां पर उन्होंने लाडली बहनों से मुलाकात ना की हो, जहां से वो तस्वीरें ना सामने आई हो जब लाडली बहनों के नजदीक गए हो और दुलार कर रही हो उनकी बहनें। वहां से कहीं से ऐसी तस्वीरें नहीं आई जहां पर मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों का जिक्र नहीं किया। तो आप ये समझ लीजिए कितना अहम है महिलाओं का वोट और इस वोट बैंक को ही सबसे ज्यादा गेम चेंजर माना जा रहा है। अब देखना होगा कि लाडली बहनों का प्यार अपने भैया के लिए कितना उमड़ करके आया। अब फिलहाल इस बार की स्थिति यह कि हमने कई बार जो है अप डाउन की सिचुएशन भी देखी। जब पहली बार
सीट टिकट वितरण हुआ तो उस वक्त देखिए ये सिचुएशन नजर आई कि केंद्र का दखल दिखाई दिया। बाद में हमने देखा कि बाढ़ की लिस्टिंग में शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन जब चुनाव प्रचार रहा तो ड्राइविंग सीट कहीं ना कहीं केंद्र के हाथ में थी। लेकिन देखिए लास्ट के 10 दिन 12 दिन ऐसा ही दिखा हमें कि कहीं ना कहीं संकेत है कि शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से फॉर्म में नजर आए और वो बहुत ज्यादा जो है जनसभाएं करते नजर आए, बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बदल गई थी। तो शायद अब उनके पास ये कहीं ना कहीं स्थिति थी कि वापस से वो अगर दोबारा से बहुमत ले आ देते हैं तो जो कई बार बातें हो रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और चेहरा बदला जा सकता है, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी की मान लीजिए स्थिति में आपको बता दूं कि बहुत मजबूत स्थिति है। अगर सरकार बनाती है तो पहले नंबर पर फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही नाम होगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, उसके लिए वो उनको क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि ताबड़तोड़ सभाएं, मेहनत, लाडली बहना योजना का जिक्र, महिलाओं को अपने पक्ष में उनकी जो कनेक्टिविटी, ये तमाम 4-5 चीजें फैक्टर्स हुए जो उनको बहुत अलग बना चुकी हैं और अब वो मुख्यमंत्री के रेस में एक बार फिर से नंबर 1 नजर आते हैं अगर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी रहती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर नजर आते हैं। बुधनी में उनको एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस टक्कर देती है, हर बार टक्कर मिलती है, कांग्रेस से ही सेकंड नंबर पे कांग्रेस रहती है, हमने देखा है। लेकिन जीत का अंतर जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़ाते गए, अपना रिकॉर्ड तोड़ते गए। हमने 2013 में देखा था 84% से ज्यादा का जो है विनिंग मार्जिन था। लेकिन पिछली बार अरुण यादव थे, जाहिर सी बात है वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश अध्यक्ष थे, एक बड़ा नाम था, तो उस मार्जिन को थोड़ा कम कर पाया, 58% चला गया। लेकिन इस बार क्या वो मार्जिन बढ़ेगा या कुछ और, ये जरूर देखने वाली स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल सऊद, और 3 तारीख को वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर जनता का रुझान किस तरफ जाता है। सऊद, लौटती हूं मैं आपके पास। लगातार हमारे 2 अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल से नीलम जुड़ी हुई है, इसके साथ ही जबलपुर से दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। महाकौशल संभाग की बात की जाए, 38 विधानसभा सीटें 2018 पे अगर हम जाएं तो 2018 में 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मात्र 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार के जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं उससे क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की स्थिति महाकौशल में? अहम क्षेत्र माना जाता है। 2018 में जिस तरीके से महाकौशल पलटा था और कांग्रेस को बहुमत दे दिया था यहाँ से, उसका असर कहीं ना कहीं 2023 में ना पड़े, इसकी कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों ने की है, खासतौर पर बीजेपी ने, क्योंकि महाकौशल में आदिवासी बेल्ट आता है और आदिवासी क्षेत्रों को संभालने के लिए पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार कवायद चल रही थी। अब अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए शहरी विधानसभा क्षेत्रों में तो वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ पाया जितनी उम्मीद थी या जितनी निर्वाचन आयोग ने तैयारी की थी। लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अगर हम जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें तो बरगी, पनागर, पाटन और तिहोरा, ये वो विधानसभा सीट है जहां पर 70 से 72% प्लस मतदान हुआ है। तिहोरा में सबसे ज्यादा 75% मतदान हो गया था और ये आंकड़ा जो है तकरीबन 80% पहुंच सकता है। वहीं बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी 75% के ऊपर ही मतदान होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और लेकिन शहरी क्षेत्र की बात कर लें तो शहरी में 70% का आंकड़ा भी कोई विधानसभा नहीं छू पाई, जो 4 विधानसभा सीटें हैं। अब ऐसे में स्वाभाविक बात है कि ये जो परसेंटेज बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। निश्चित तौर पर ये बात मान के चलिए कि आदिवासी और महिला वोटर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर महाकौशल क्षेत्र के लिए हो सकता है। 38 विधानसभा सीटों वाला ये जो महाकौशल क्षेत्र है, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए हैं और जिस तरीके से पिछले 3 महीनों से हम देख रहे थे, 4 महीनों से लगातार जो बड़े नेता आ रहे थे, बड़े नेताओं आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे थे। जबलपुर में भी रानी दुर्गावती स्मारक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बड़ी जनसभा की थी और उस बड़ी जनसभा के बाद उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर दौरा नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो बड़े नेता थे वो लगातार करते रहे। शहडोल गए, यहाँ छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, बंडला, डिंडोरी जैसे जो क्षेत्र है जहां पर आदिवासी बहुल सीटें हैं, वहां पर लगातार फोकस बनाए रखा। वहीं लाडली बहना योजना की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बड़ा असर देख सकता है अगर ये जो वोटिंग परसेंटेज बड़ा है और अगर ये लाडली बहना योजना का असर है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अगर हम बाकी योजनाओं की बात कर लें या बाकी सम्मान की बात कर लें, ओबीसी एक बड़ा फैक्टर इस पूरे विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिला, जो लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी अपनी हर विधानसभा की जो उन्होंने अपनी सभाएं की, अपने रोड शो किया, उसमें ओबीसी वोटर को एक बड़ा उन्होंने साधने की कोशिश की। जातिगत जनगणना की बात की गई तो निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने कोशिश पूरी की है। लेकिन अब ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, अमूमन कहा यह जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक पन्नों में कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वो सत्ता के खिलाफ होता है। लेकिन 2 बातें यहां पर सामने आई हैं।
जो ग्रामीण क्षेत्रों का वोटर है वो भले ही राजनीतिक दलों के घोषणाओं पर हुआ हो, लेकिन जो शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं, शहरी विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव व्यक्तिगत चेहरे पर चला गया है। जबलपुर की भी 4 विधानसभा क्षेत्रों हम बात करें तो चारों ही विधानसभा क्षेत्रों में बड़े नेताओं को उतारा गया है। जबलपुर सांसद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उतरे थे, वहीं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट वहां से कांग्रेस की तरफ से। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किसी भी योजना ने काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस का वादा हो और चाहे वो बीजेपी की योजनाएं हो। केवल व्यक्ति के चेहरे का हिसाब से लोगों ने मतदान किया है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जरूर मैं कहूंगा कि शायद योजनाओं का असर है, लेकिन शहरी विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इजाफा नहीं हो पाया या नहीं हुआ, उसका असर साफ तौर पर ये दिख रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, और लगातार हम सुबह से तस्वीरें भी देख रहे थे कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं की भी भागीदारी दिख रही थी, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी भी भागीदारी दिख रही थी, यानी कि वो लोग जागरूक नजर आ रहे थे शहरी मतदाताओं के कंपैरिजन में। लौटती हूं मैं आपके पास दुर्गेश, सऊद का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी, नीलम आपके पास भी आती हूं मैं। सऊद, जिस तरीके से जो पुराना ट्रेंड कहता है कि हर एक विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, तो इस बार का जो कुल वोटिंग परसेंटेज, हालांकि थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जो ट्रेंड कहता है उसके हिसाब से क्या कुछ इंडिकेट करता है ये वोटिंग परसेंटेज? देखिए, अब बहुत सी चीजें हैं और बीते कई बार के जो विधानसभा चुनावों की स्थिति कर ले, अलग अलग राज्यों की या फिर केंद्र की, बहुत से पैटर्न्स भी बदले हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन कर पाना बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन देखिए, यहां पर हमें मध्य प्रदेश में एक चीज देखनी होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी और बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा मतदाता उदासीन नजर आए हैं। तो अब इसमें क्या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर कुछ बदलाव की बयार है या फिर वो मौजूदा सरकार के पक्ष में है? महिलाओं का बाहर आकर के निकल करके बढ़ चढ़ करके वोट करना, महिलाओं के मन में क्या है? क्योंकि महिलाओं के जो रिएक्शन थे वो अलग अलग थे। जब महिलाएं अलग होती थी, अलग से बात कीजिए, कई विधानसभाओं में स्थिति, हमारी टीम भी अलग अलग जगहों पर थी, तो महिलाओं से जब अकेले बात कीजिए, उनके ग्रुप से बात कीजिए तो वो अलग बात करती थी, लेकिन जब कोई उनके पुरुष सदस्य से बात कीजिए या फिर पब्लिक में बात कीजिए, उनकी राय कुछ अलग नजर आती थी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसका आकलन बहुत बारीकी से करना होगा। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड है, जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो कहा जाता है कि सत्ता विरोधी लहर के तहत लोग मतदान के लिए निकले और आए और सत्ता के खिलाफ वोट किया, ये लेकिन अब पुराना ढर्रा हो चुका है। अब ये जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल चुका है और अभी तो फाइनल जो आंकड़े वो आने बाकी हैं। फिलहाल जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी वोटिंग हुई है उसके पीछे एक इंडिकेशन हो सकता है कि या तो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं उनका समर्थन हो, जो योजनाएं पहुंची हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो उस चीज को लेकर के सामने आए हों, या फिर जो विपक्ष सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने में कामयाब हो गया हो कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला, या हम जो वादे कर रहे हैं उस पर हम ज्यादा करेंगे। और जाहिर सी बात है, लंबे समय से यहां पर सरकार है और एक चेहरे हैं और तमाम चीजें हैं, तो क्या वो परिवर्तन का कहीं ना कहीं मूड है, उसकी वजह से ये किया गया? ये अभी भविष्य के गर्त में है, सीधे तौर पर, क्लियर तौर पर इंडिकेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि शहरी मतदाताओं ने निराश जरूर किया अभी तक के वोट परसेंट के हिसाब से। अब देखना होगा कि पिछले बार के पार हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि अभी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा मतदान नजर नहीं आया, कम से कम शहरी इलाकों में। वजह इसके पीछे ये भी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि छठ का जो पर्व था उसको लेकर के वोट की जो डेट है उसको भी बदलने की बात कही गई कि अगर बदल दी जाए, उसके लिए अपील की भी बातें उठ रही थी। लेकिन 17 तारीख को ही वोट पड़ा और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्रों में है, जो अपने अपने ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए और वहां पर फिर वो शायद वोट नहीं कर पाए, क्योंकि कई बात है कि छठ का पर्व कई जो लोग मनाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। कहा जाता है कि ये जो है महापर्व है और आस्था का पर्व है, आस्था का प्रतीक है, तो उसका भी असर शायद हो सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो है बहुत मिलीजुली स्थिति भी नजर आई है और क्लियर कट कह पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जो सियासी दल हैं, जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं और जो तमाम क्षत्रप हैं और जो पार्टियां हैं, उनकी धड़कनें बढ़ाने वाले आगे के दिन नजर आने वाले हैं। बिल्कुल सऊद, और प्रेडिक्शन करना इस बार मुश्किल है क्योंकि इस बार जो वोटर्स है वो साइलेंट है। वोटर्स बिल्कुल
जाहिर नहीं कर रहे हैं कि उनका मतदान किस ओर जा रहा है, किन किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं। ये तमाम चीजें अभी भविष्य में देखी जाएगी। आपके पास लौटती हूं मैं सऊद, नीलम का रुख करते लेते हैं एक बार। नीलम, मध्य भारत की अगर मैं बात करूं तो मध्य भारत में बीजेपी को पिछली बार बढ़त मिली थी। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए, भोपाल की अगर बात कर लेते तो वहां पर कम वोटिंग परसेंटेज सामने आए। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? जी देखिए, अगर मध्य भारत की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य भारत में जो है बीजेपी को हमेशा ही फायदा मिलता है। भोपाल, नर्मदापुरम, इसके अलावा हम देखें तो राजगढ़, विदिशा, यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी हमेशा से ही जो है मजबूत स्थिति में रहती है। देखिए, अगर हम भोपाल की 7 विधानसभाओं की बात करते हैं तो इस वक्त 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 3 पर कांग्रेस है। इसके अलावा अगर हम नर्मदापुरम की 4 विधानसभाओं को देख ले तो बीजेपी है। सीहोर की अगर हम विधानसभाओं को देख ले तो वहां पर भी जो है बीजेपी नजर आती है। विदिशा में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति बीजेपी की नजर आती है। तो देखिए, मध्य भारत से बीजेपी को हमेशा से ही उम्मीद होती है कि जिस तरह से विंध्य से उसे अच्छा खासा वोट मिलता है, मध्य भारत भी उसका एक कहना चाहिए मजबूत पॉइंट रहता। पर अभी देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य भारत में तमाम जो शहरी क्षेत्र है, खास तौर पर राजधानी भोपाल की 7 विधानसभाएं, यहाँ पर शाम 6 बजे तक सिर्फ 59। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और जितने भी लोग हम